तो हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल 3 के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो शेड्यूल 3 के बारे में। ये क्या बताता है आपको कि कुछ ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सप्लाई ही नहीं कहलाते हैं, और जब सप्लाई ही नहीं कहलाएगा तो नो जीएसटी। अगर सप्लाई ही नहीं कहलाएगा कोई ट्रांजैक्शन तो इसका मतलब उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सप्लाई नहीं कहलाएगा तो जीएसटी नहीं आएगा। हमने देखा था सेक्शन नंबर 7 का क्लॉज नंबर सी, जिसमें बताया गया था दो बातें। एक शेड्यूल 3 की बातें सप्लाई नहीं कहलाएगी, और दूसरा नोटिफिकेशन में जो बताया गया है, ठीक है, वो चीज़ें सप्लाई नहीं कहलाएगी। तो दो तरीका बताया गया है कि सप्लाई नहीं कहलाने का, और जब सप्लाई ही नहीं कहलाता है तो जीएसटी सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर कहानी आती है, सबसे पहले एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी एम्प्लॉय को आप क्यों रखते हो, एम्प्लॉयर क्यों रखता है, इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही चर्चा करी थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपने जो काम किया है तो आपको सैलरी, अलाउंस, ठीक है, या फिर परक्विजिट, ये सारी चीज़ें दी जाती है, तो इस पर एम्प्लॉयर को जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको कंसिडरेशन मिलता है। इसका मतलब आपसे जीएसटी नहीं मांगा जाता है। और उसके बाद जो है अगर आपका प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी होता है, और प्री मैच्योर टर्मिनेशन पर क्या होता है कि कोई कंपनी बोलती है ना, आपको हम पहले निकाल रहे 3 मंथ की सैलरी देकर, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और आपको जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ तक कि कैजुअल लेबर की जब बात करते हैं, डेली बेसिस पर जिसको अपॉइंट करके रखा जाता है, उस केस में भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेंस फीस है, यानी कि आप अगर अपनी कंपनी को छोड़कर जाओगे और ये काम आप नहीं करोगे, प्लीज़ हमारा जो बिजनेस है वो मत करना, अगर एम्प्लॉयर ऐसा कहकर आपको पैसा देता है तो वो उसको इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंगली उस नॉन कॉम्पिटेंस फीस को आपको सप्लाई माना जाएगा और इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई मानकर जो है टैक्स लेवी हो सकता है अगर इन कोर्स और यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉन कॉम्पिटिशन फीस आपने रिसीव किया। ठीक है, तो हमने एक जो एक्टिविटी देखी थी सेक्शन 2 का 17, उसमें देखा था कि बिजनेस की परिभाषा। अब बिजनेस की परिभाषा में हमने देखा था कि सेल, ट्रांसफ़र, मतलब सॉरी, यहाँ पर आप प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड या कोई भी एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर करते हो, ठीक है, वोकेशन वगैरह, तो उसको बिजनेस माना जाएगा। उसके इन रिलेशन टू कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, या इंसिडेंटल कोई भी एक्टिविटी करते हो इसके, तो ये भी आपका बिजनेस माना जाएगा, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम वगैरह क्यों ना हो, मतलब इवन वन टाइम एक्टिविटीज़ भी किए हैं तो वो बिजनेस माना जाएगा। इसलिए नॉन कॉम्पिटेंस फीस जो रिसीव किया है वो आपका क्या बोला गया कि आपको टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगी उस पर। टैक्स शब्द जब मैं बोलूँ तो जीएसटी शब्द ही कंसिडर करना, यहाँ पर टैक्स मतलब इनकम टैक्स की बात नहीं आती है। फिर हमारा नेगेटिव लिस्ट का दूसरा पॉइंट आता है, अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल किसी भी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स में एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो आपका जीएसटी के दायरे में नहीं होती है, जीएसटी के दायरे में नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल के सर्विसेज जीएसटी के दायरे में, क्योंकि सप्लाई ही नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये जो पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं शेड्यूल 3 का, इसमें कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन या ड्यूटीज़ दी गई है। तो ये स्पेसिफाइड फंक्शन और ड्यूटी जो हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब ये स्पेसिफाइड फंक्शन और ड्यूटी 3 कैटेगरी में ए बी सी करके दी गई है। ए कैटेगरी आपको बोलता है कि जो आपका एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद जो है मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, उसके बाद मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी हो गया, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़ हो गया, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़ हो गया। ठीक है, ये सब का सर्विसेज जो होता है आप पर इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, ये सब सर्विस जो है वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। फिर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की कैपेसिटी पर जो कोई पोस्ट होल्ड करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर आपने पोस्ट होल्ड करा है, जैसे प्रेसिडेंट पोस्ट होल्ड करता है, तो उसका सर्विस जो है वो आपका यहाँ पर सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश बॉडी का चेयरपर्सन या मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर लोकल बॉडी का एस्टेब्लिश जो होता है उसके द्वारा चेयरपर्सन, इसका जो चेयरपर्सन सर्विस देता है, ठीक है, ये जो चेयरपर्सन सर्विस देता है ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। या मेंबर, ठीक है, ये जो एस्टेब्लिश बॉडी है उसके मेंबर लोग या चेयरपर्सन के सर्विसेज जो हैं, यहाँ पर हम चेयरपर्सन और मेंबर की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो इम्प्लाई तो ऐसे ही पहले पैराग्राफ में ही नेगेटिव लिस्ट में है। तो यही बात बताई गई है कि अगर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, या फिर जो है आपका मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी या मेंबर ऑफ अदर लोकल बॉडीज़, ये सब सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। ड्यूटी परफॉर्म अगर कोई भी पर्सन इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट पर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उसको पोस्ट मिला हुआ है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है, तो वह आपका आपका क्या बोलते हैं सप्लाई के यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में आएगा, सप्लाई ही नहीं कहलाएगा। ये ड्यूटी परफॉर्म बाय चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर, ठीक है, ये तीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेंबर, चेयरपर्सन, डायरेक्टर किसी भी बॉडी जो इस्टेब्लिश किया गया हो, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन एनी बॉडी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। फिर बोलता है कि आपका जो फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी की जो सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग डिजीज्ड पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अगर कोई देता है तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अंतिम यात्रा की चीज़ें होती है, जलाने की, दफनाने की, ठीक है, या फिर जो है अदर तरीके से जो है मॉर्चुरी की सर्विसेज या फिर डिजीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपका सप्लाई ही नहीं कहलाता है, मतलब जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं सेल ऑफ लैंड जो होता है, वो आपका सेल ऑफ लैंड जो होता है वो नेगेटिव लिस्ट में आता है, नेगेटिव लिस्ट में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड को सेल करना शेड्यूल 3 के हिसाब से लैंड का सेल करना आपका क्या कहलाएगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने एक जो शेड्यूल 2 में पारा 5B देखा था, शेड्यूल 2 में पारा 5B देखा था, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी कब पेबल होता है, जीएसटी कब पेबल होता है। और यहाँ पर देखा हमने शेड्यूल 2 का पारा 5B में आपका सप्लाई नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में बातें क्या होती है ज़रा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लैंड के बारे में तो पहले ही शेड्यूल 3 डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा और लैंड का सेल करना आपका, लैंड का सेल करना आपका जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, सप्लाई ही नहीं कहलाएगा। फिर हमने जहाँ तक बात करी, हमने बात करी कि आपका यहाँ पर बोला कि पैराग्राफ 5B शेड्यूल 2 का पारा 5B में हमने बात किया था क्या, वहाँ पर सॉरी पारा 5 का क्लॉज B, उसमें हमने बात किया था कंप्लीशन सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड अथॉरिटी द्वारा या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर के पहले जीएसटी लगता है, सर्विस का सप्लाई बोलकर जीएसटी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जीएसटी लगता है, फिर बोला गया है कि इस साइड बोला गया कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मान लीजिए फुल कंसिडरेशन मिलता है तो नो जीएसटी, नो जीएसटी, क्योंकि इसको शेड्यूल 3 भी बोल दिया, इस साइड के बाद को शेड्यूल 3 बोल दिया कि भैया जीएसटी ही नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर बोल दिया गया। इसलिए सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेल किया तो मतलब कंप्लीशन के बाद किया तो तैयार घर को, जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑलरेडी बने हुए घर को खरीदते हो, ठीक है, जिस मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है वो अपना फ्लैट सेल करना चाहता है, उसको आपने खरीद लिया, इसका मतलब सेकंड हैंड फ्लैट आपने खरीदा है, ऑलरेडी बना हुआ है वो, तो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आएगा, वो नेगेटिव लिस्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। रेंट, लीज, लाइसेंस, लैंड हो या बिल्डिंग हो, उसको आप सप्लाई बोलते हो, जीएसटी पेबल होता है। इवन सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हो, ऐसा आपने शेड्यूल 2 में देखा था पहले से। फिर सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, आप सप्लाई कहते हो, मतलब आपका इन फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, ठीक है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और आपका सर्टिफिकेट कंप्लीशन विचएवर इज अर्लियर से पहले अगर आपको मतलब आपका सेल होता है तो उसको आप जीएसटी पेबल बोलते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम अदर दैन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग पर जीएसटी नहीं लगता है। एक्शनेबल क्लेम अदर दैन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, गुड्स की परिभाषा में जो है वो एक्शनेबल क्लेम भी आता है। अब एक्शनेबल क्लेम में कोई भी एक्शनेबल क्लेम पर आप उसको सप्लाई नहीं बोलोगे, कोई भी एक्शनेबल क्लेम, लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को सप्लाई बोलोगे। अब एग्जम्पशन जब चैप्टर आप पढ़ते रहोगे तो ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो टैक्सेबल एज सप्लाई, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम जो है नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है। बस लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो टैक्सेबल एज सप्लाई होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद नेगेटिव लिस्ट का कुछ पॉइंट जो है आगे ऐड किया गया, ठीक है, जो कि आपका 1 फरवरी 2019 से इफेक्टिव किया गया, ठीक है। यहाँ पर न्यू पैराग्राफ इंसर्ट किया गया था 2019 के अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में।
यहाँ पर आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको बोला कि अगर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के प्लेस से अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी सप्लाई किया जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप जो है वो सप्लायर हो रिसिपिएंट हो, ये इंडिया है ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया में सप्लायर हो रिसिपिएंट हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई विदेश है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए जापान से अमेरिका जो है वो सप्लाई होता है ठीक है। तो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आपका यहाँ पर इंडिया में इंटर किए बिना डायरेक्ट सप्लाई होता है ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई होता है, तो यानी कि आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दोनों आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। इंडिया में इंटर नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि इंडिया में इंटर नहीं करना चाहिए। तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स बीइंग इंटर्ड इनटू इंडिया, इंडिया में इंटर किए बिना गुड्स अगर सप्लाई हो जाता है तो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं एक क्लॉज और डाला गया जहाँ पर बोला गया सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कस्टम एरिया है, कस्टम एरिया में जो है वेयर हाउस है ठीक है। अब बाहर से यानी कि इंपोर्ट हो गए कोई गुड्स कस्टम एरिया में आता है, कस्टम के प्रोविज़न को तत्काल आपको ध्यान में नहीं रखना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो वेयर हाउस में जो है वो जमा कर दो और या फिर जो है वो क्लियर करवा लो। इंडिया में क्लियर नहीं करवाना है, कुछ गुड्स वेयर हाउस में ही कस्टम एरिया में रख दिए गए, अब यहीं से डायरेक्ट जो है वो विदेश में ही भेज दिया गया, इंडिया में इंटर हुआ ही नहीं। इंडिया इस साइड है, मान लीजिए इंडिया में इंटर हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर हाउस से डायरेक्टली जो है वो बाहर का बाहर भेज दिया गया। तो उस सिचुएशन में बोला गया कि इस गुड्स को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा ठीक है। यानी कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के क्लियरेंस से पहले ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आप किसी पर्सन को सप्लाई करते हो, एनी पर्सन को। यहाँ पर हमारा वेयर हाउस में गुड्स रखा हुआ है, अब यहाँ पर इस वेयर हाउस के गुड्स को ए से बी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से खरीद ले, बी से सी खरीद ले, सी से डी खरीद ले, लेकिन जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये गुड्स वेयर हाउस में हैं, अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है, यानी कि होम क्लियरेंस नहीं हुआ है। बिफोर होम क्लियरेंस ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ए से बी को, बी से सी को, सी के से डी को ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, ये सप्लाई नहीं कहलाएगा, ये सप्लाई नहीं कहलाएगा ठीक है। बिफोर होम क्लियरेंस आप जो है वेयर हाउस गुड्स को अगर ट्रांसफ़र करते हो तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए जो है आपने क्लियर नहीं करवाया है कस्टम से ठीक है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर बात आती है आउटसाइड इंडिया के पोर्ट के डिस्पैच के बाद। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है, हम यहाँ पर बात करते हैं ये आउटसाइड इंडिया है ठीक है, मान लीजिए ये यूएस है और ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर रास्ते में पड़ता है, मान लीजिए समुंदर से जो है वो सारा सामान आएगा आउटसाइड इंडिया से डिस्पैच के बाद। अब समुंदर में यहाँ पर क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया से डिस्पैच के बाद अब समुंदर से यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक कंसाइनी दूसरे कंसाइनी को, ये जहाज़ है और जहाज़ पे जो है वो आ रहा है, जहाज़ पे जो है वो पानी में तैरते हुए आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसी जहाज़ में ही है, इसी में इनका मामला तय हो गया, ए ने बी को सेल कर दिया, बी ने सी को सेल कर दिया, सी ने डी को सेल कर दिया, डी ने ई को सेल कर दिया ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है ये कस्टम पोर्ट पर आया, एफ के पास आया, जी के पास आया ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि भले ही ये सप्लायर रिसिपिएंट जो है वो आपका इस जहाज़ में बैठे हो या नहीं बैठे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है। ये जो सप्लाई होता है वो आपका नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल से आप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो होम कंजम्पशन क्लियरेंस से पहले, होम कंजम्पशन से क्लियरेंस से पहले। अब यहाँ तक बात करते हैं कि आपने जो इंपोर्ट की बात की थी, तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 7 देखा था, जिसमें देखा था इंटर स्टेट सप्लाई ठीक है, आईजीएसटी एक्ट का, मैं फिर से बोलूँ आईजीएसटी एक्ट का इंटर स्टेट सप्लाई देखा था। उसमें देखा था कि जो गुड्स के संदर्भ में देखा था इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया ठीक है, टिल क्रॉस कस्टम फ्रंटायर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सर्विस के केस में देखा था गुड्स इंपोर्ट इनटू इंडिया ठीक है, इसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा और आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगने के लिए कस्टम टैरिफ एक्ट का आपने 37 सीवीडी 37 कस्टम स्पेशल जो कस्टम ड्यूटी भी आप बोलते हो ठीक है, इसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोला जाता है सीवीडी ठीक है। सीवीडी 37 और सीवीडी 39 का कंसेप्ट आपको देखना है
ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से ये सारे टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे किसको, तो जो अल्टीमेट बायर होगा, जी हमारे केस में शायद था, ठीक है, वो जी को लगेगा। बाकी बीच में ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ठीक है, एफ ये क्लियर करवा रहा है, तो भाई इसको आईजीएसटी देने का सवाल उठता है, ठीक है, इसको आईजीएसटी मांगा जाएगा कस्टम पोर्ट पर क्लियरेंस करवाने के टाइम पर। बाकी सब ये जो आपस में एक से दूसरे को सप्लाई हुआ है, भले कंसिडरेशन जो भी है उस पर आपका क्या होगा, आपको यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो जी को जो रेट पड़ेगा, जी को जो रेट पड़ेगा उसी के हिसाब से हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है। जी को जो रेट पड़ेगा उसी के हिसाब से हमको जीएसटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ऑरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब यूएस के पोर्ट में डिस्पैच होने के बाद, और लेकिन होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस होने से पहले बीच में जो भी सेल वगैरह होगा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है साफ साफ करके, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेयरहाउस गुड्स को कस्टम के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है, वेयरहाउस गुड्स को जो है वो कस्टम के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है उतना रिलेवेंट नहीं है पैराग्राफ 2 में, जो आपका कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जो बात हमने की थी उसके सर्विस को चाहे किसी भी लॉ में फॉर्म किया गया हो, तो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इन्वॉल्व होता है, ये बात बताया गया है पारा टू के संदर्भ में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका मई 2020 के रिस्पेक्ट में जो आया हुआ अमेंडमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, ठीक है। अब कहानी पर बात क्या आती है कि आपका आर्टिकल 366 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसका 12A ये बोलता है कि सप्लाई गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर आपको जीएसटी लगाना है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जो है वो आपको जीएसटी नहीं लगा सकते हो, बाकी किसी भी सप्लाई पर जीएसटी लगा सकते हो, ठीक। अब अल्कोहलिक लीकर जो है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लाइसेंस की बात हो रही है, अल्कोहलिक लीकर की बात नहीं हो रही है, उसके लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब लाइसेंस देना एक प्रकार का सर्विस होता है, लाइसेंस देना एक प्रकार का सर्विस होता है अगेंस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन का नाम क्या है, कोई अगर सरकार जो होती है वो लाइसेंस देती है दारू बेचने वाले को, ठीक है, उसको लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फीस या किसी भी नाम से पुकारो, इट शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया, यहाँ पर बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है, कि कोई भी कंसिडरेशन लिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर मान लो ये लाइसेंस दिया, ये सर्विस देने वाला कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। दारू बेचने का लाइसेंस कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, जैसा कि आपको पता है, तो केवल स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में बोला गया। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपने गौर करने वाली बात यह है कि आपने गौर करा होगा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, आपका 7 का क्लॉज नंबर, सेक्शन 7 का क्लॉज नंबर 1 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर सी के वक्त में जो नॉट सप्लाई, ठीक है, नॉट सप्लाई, ये 2 जगह से आपको पता चलेगा, एक आपको शेड्यूल 3 से पता चलेगा, दूसरा आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा, ठीक है। जहाँ पर आपने देखा था कि गवर्नमेंट वगैरह जो सर्विस देती है, म्यूनसिपैलिटी या पंचायत का सर्विस देती है, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में बोला सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो है नोटिफिकेशन को ध्यान में रखने के लिए सीबीआईसी ने जो क्लैरिफाई किया है वो बोला गया है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो है सर्विस दिया तो जो आपको यहाँ पर गुड्स या सर्विस का सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदर लाइसेंस या फिर प्रिविलेज दिया तो ये नियम एप्लीकेबल नहीं, केवल दारू के लाइसेंस के लिए, अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस के लिए है, वो भी सर्विस जो ये जो लाइसेंस जो दिया है वो आपको ये सर्विस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो ही आपको ये प्रिविलेज मिलेगा। नोटिफिकेशन 25/2019 ने बोला कि दारू के लिए लाइसेंस देना, दारू के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि वो जो आपका अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस होता है अगेंस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस या किसी भी नाम से कंसिडरेशन लिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा सीबीआईसी ने क्यों क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि 7(1) का
क्लॉज नंबर सी, इसको जब आप देखोगे तो ये तो एक तो शेड्यूल 3 के बारे में बताता है कि सप्लाई नहीं है, दूसरा बताता है यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू जो सर्विस देती है गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका जो लोकल अथॉरिटी होती है, उसी सर्विसेज को आपको यहाँ पर बोला गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ये लाइसेंस केवल स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो ही आपका ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। दिस स्पेशल जो आपको ये फ़ायदा जो दिया गया है वो अप्लाई होता है केवल आपका ग्रांट ऑफ लीगल लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, केवल स्टेट गवर्नमेंट देगी तभी ये फ़ायदा होगा, ठीक है, जिसके लिए एग्रीमेंट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर अदर वैल्यू जो या लाइसेंस या प्रिविलेज के लिए अदर सिचुएशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, वहाँ पर तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, एक और अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि एक प्रकार का सर्कुलर है 116/35/2019 में 2020 का ये अमेंडमेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला कि आपने क्या हुआ, दो बातें होती हैं तो तीन बातें होंगी ना, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो आप डोनेशन दोगे ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन या गिफ्ट देते हो, डोनेशन या गिफ्ट देते हो, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट को जो आप डोनेशन या गिफ्ट देते हो, ठीक है, वो आपका एग्जेम्पशन होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नोटिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा रिलेवेंट लगा इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल रखा है, बाकी ये एग्जेम्पशन चैप्टर में आपको पढ़ने लायक है। अब यहाँ पर मैं 3 कंडीशन बताऊंगा, 3 कंडीशन में अगर आपने क्या किया, आप एक इंडिविजुअल डोनर हो, आपने क्या किया, एक इंडिविजुअल डोनर हो, आपकी इच्छा क्या है कि आप डोनेशन या गिफ्ट जो देते हो, ठीक है, वो आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो दोगे तो उनके पास जो नेम बोर्ड रहता है उस पर आपका नाम लिखें, ठीक है। आपने बोला मेरे दादाजी का नाम लिखना पड़ेगा, पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आपने नाम लिखवाया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गिफ्ट या डोनेशन किसको देना चाहिए, गिफ्ट या पहला कंडीशन है गिफ्ट या डोनेशन किसको देना चाहिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन कि पेमेंट जो भी आप दे रहे हो उसका कैरेक्टर भी गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए, कैरेक्टर गिफ्ट और डोनेशन देना चाहिए, कैरेक्टर जो है गिफ्ट और डोनेशन ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोनेशन का पर्पस कमर्शियल गेन या एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, नॉट एडवर्टीजमेंट, नॉट एडवर्टीजमेंट। मतलब हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्ले जी कंपनी वाला बोला कि भैया पार्ले जी का नाम लिखो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप कमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए, तब आपका जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप इंडिविजुअल डोनर गिफ्ट देते हो या डोनेशन देते हो, ठीक है, वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो आप बस इतना चाहते हो कि आप बस इतना चाहते हो कि आपका यहाँ पर जो भी डोनेशन आप देते हो रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, सॉरी एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की ये जो एक्टिविटीज़ है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ये जो एक्टिविटीज़ है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर करती है तो उसको आप डोनेशन देते हो, ठीक है, तो वो आप उस पैसे पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या बोला कि भैया आपको केवल इतना शर्त है कि हम इंडिविजुअल डोनर हैं, हम जो नाम बोलेंगे वो खाली अपने बोर्ड पे डिस्प्ले कर देना, ठीक है, अपने जो है ब्लैक बोर्ड पे जो डोनेटेड करते हो सब कब का नाम आप लिखवाते हो, ठीक है, वो डोनेट कर देना। तो यहाँ पर बोला गया कि आपका यहाँ पर क्या बोला गया, मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज़, आप किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ का नाम मत लिखो, ठीक है, किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट उससे यहाँ पर नहीं बयां होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, पहला गिफ्ट या डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पेमेंट हैज़ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, और तीसरा कि आपका जो पेमेंट होगा वो कोई कमर्शियल गेन या फिर एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होना चाहिए, तो उस परिस्थिति में जीएसटी लेविएबल नहीं होगा, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की कहानी जो हम लोगों ने देखी थी उसके बारे में फिर से दिया गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की कहानी को यहाँ पर फिर से विस्तार रूप से जो है आपको समझाया गया है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल इतना ही बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह देता है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका यहाँ पर इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट देते हो तो शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट में आएगा, जीएसटी नहीं लगेगा।
ठीक है, यानी कि परक्विजिट अलाउंस, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, कैजुअल लेबर को जो पैसा देते हो, सब पे जीएसटी नहीं लगता है। यही सारी कहानी जो है वापस से यहाँ पर दी गई है। ठीक है, एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है। फिर बिजनेस असेट्स के बारे में जो है ये कहानी दी गई है कि बिजनेस असेट्स के बारे में कि अगर बिजनेस असेट्स पर आपने आईटीसी ले रखा था तब उसका सेल और डिस्पोजल करते हो तो आपको जीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए आईटीसी नहीं ले रखा है तो भी आपको जो है सप्लाई आईटीसी नॉट टेकन, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला कि एज पर शेड्यूल 2 जो है वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, आईटीसी अवील कर रखा है तब तो आपको जीएसटी लगेगा शेड्यूल 1 के हिसाब से विदाउट कंसिडरेशन भी। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी लगेगा। आईटीसी ले रखा है तो विदाउट परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज़ बीन टेकन तो आपको जीएसटी लगेगा। नहीं, अगर आईटीसी नहीं ले रखा है तो पारा 4A ऑफ शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई पर, जबकि आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 आपको बोलता था इंट्रा स्टेट सप्लाई को। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई को आईजीएसटी का सेक्शन 8 बोलता था। ये आपको बोलता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई की पूरी कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपका कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंपोजिट सप्लाई, यहाँ पर क्या होता है कंपोजिट सप्लाई में 2 या 2 से अधिक सप्लाई इंक्लूड होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सप्लाई इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या बोलते हैं व्हीकल खरीदते हो। ठीक है, कुछ गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टूल किट, फर्स्ट एड किट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है और चार्ज फ्री मेंटेनेंस स्टार्टिंग का दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्विस इन्वॉल्व होकर एक पैकेज की तरह जो है आपको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, फिर मान लीजिए कि कोई अगर राजधानी का टिकट आप खरीदते हो तो उसमें खाना आपको फ्री मिलता है, इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको खाना फ्री मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप रेस्टोरेंट में अगर खाने के लिए बैठते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, रेस्टोरेंट में अगर मान लीजिए कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, तो वो भी आपका कंपोजिट सप्लाई ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये एज ए पैकेज जो है नेचुरली बंडल पैकेज होता है। ठीक है, मोस्टली नेचुरली बंडल मतलब क्या, मोस्ट बायर वो लोग वो देते हैं, या फिर जो आपका कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं मोस्टली, या फिर नेचर ही सर्विस का ऐसा है कि आपको देना ही पड़ेगा वो चीज़ें। तो इसका मतलब जो है वो आपका नेचुरली बंडल्ड है, एक पैकेज की तरह से नेचुरली बंडल्ड है, उसको कंपोजिट सप्लाई बोला गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपोजिट सप्लाई के संदर्भ में आपको ध्यान में रखनी है। अब जहाँ तक कंपोजिट सप्लाई की हम लोग बात करते हैं, मिक्स सप्लाई बाद में देखेंगे, अभी सारी चर्चा जो है कंपोजिट सप्लाई की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि 2 और मोर सप्लाई। ठीक है, 2 और मोर सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई में 2 से अधिक सप्लाई एज ए पैकेज दिया जाता है। ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल है। नेचुरली, फिर से हम लोग देखेंगे नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होता है। इस नेचुरली बंडल में जितने भी सप्लाई होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। एक सप्लाई जो होता है आपको प्रिंसिपल सप्लाई होता है। जैसे कि आपने टिकट लिया, राजधानी का टिकट लिया और उसमें जो है मील खाना आपको फ्री में मिला, तो टिकट आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, यानी कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अमॉन्ग अदर एंसिलरी सप्लाई, जिसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। एक सप्लाई तो होगा जिसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, तो ये वाला सप्लाई है उसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, उसको यहाँ पर बोला गया प्रिंसिपल सप्लाई। इसको टिकट को बोला गया प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, जैसे कि आप जो पैकर्स एंड मूवर्स से गुड्स को मूव करवाते हो तो ट्रांसपोर्ट खर्चा आपका मेन हो गया, प्रीडोमिनेंट हो गया, बाकी उसके साथ इंश्योरेंस वगैरह दिया। ठीक है, तो वो आपका वो दूसरी बात होगी। तो इस चीज़ को क्या बोला गया, कंपोजिट सप्लाई बोला गया। ठीक है, एक बार हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई जो है, अब टिकट पर जो जीएसटी लगता है, आपको टिकट के साथ खाना भी मिला। ठीक है, टिकट के साथ आपको खाना भी मिला। अब खाना का जीएसटी का रेट 5% का है मान लीजिए,
टिकट का जीएसटी का रेट मान लीजिए कि 20% का है, ठीक है, तो ये 20% ही आपको लगना चाहिए, ठीक है, पूरे ओवरऑल पर 20% लगना चाहिए, ना कि ये 5% को भूल जाओ, ठीक है। तो यही बात बोली गई कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी चीज़ का सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंगली हमको क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, टैक्स डिटरमाइन करना, रेट वगैरह वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको परिभाषित भी किया गया सेक्शन 2 के सब क्लॉज नंबर 30 में। कंपोजिट सप्लाई किसको बोलते हैं, सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 30 में जो है वो डिफाइन किया गया। मीन्स ए सप्लाई मेड बाई टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपिएंट consisting two or more taxable supply of goods, service or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other, ठीक है, ईच अदर से कंजक्शन में है, वन ऑफ विच प्रिंसिपल सप्लाई, कम से कम एक तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई होता ही है। अब ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, जो हमने टिकट का सप्लाई के बारे में बात करी, ठीक है, मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट द प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जो सप्लाई प्री डोमिनेंट एलिमेंट देता है, बयान करता है, जो प्री डोमिनेंट एलिमेंट बयान करता है, वो आपका क्या क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल सप्लाई कहलाएगा। एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई शैल बी एंसिलरी, बाकी सप्लाई एंसिलरी सप्लाई है, एक प्री डोमिनेंट एलिमेंट वाला सप्लाई को ही प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे और वही एक्चुअल सप्लाई कहा जाएगा। जहाँ पर इलस्ट्रेशन के लिए गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस, तो आपके साथ उसमें आपको गुड्स, आपका पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सारे सर्विसेज मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका गिफ्ट रैप बॉक्स विथ चॉकलेट, ठीक है, तो प्रिंसिपल सप्लाई आपका क्या हो गया, चॉकलेट का सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, ठीक है। जबकि गिफ्ट रैपर, मैसेज कार्ड, ठीक है, ये सारी सर्विसेज जो है आपको सपोर्ट में दिया जाता है। दिस इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड इट्स जीएसटी रेट विल बी सेम एज द रेट ऑफ चॉकलेट्स, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल होगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हो जाते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है, एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है। कंपोजिट सप्लाई में बहुत सारे सप्लाई आएंगे, ठीक है। ये कहीं कहीं पर ये टाइपिंग मिस्टेक करके यू करके समथिंग ये जो आ गया है, ठीक है। अब जहाँ तक हमने बात की थी नेचुरली बंडल्ड, एक शब्द देखा था। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या होता है, जब टू और मोर सप्लाई जो होता है आप एक साथ देते हो, कभी जो है नेचुरली बंडल्ड होता है, ठीक है, मतलब नेचुरल है वो बंडल्ड होना, मतलब एब्सर्ड नहीं है। वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ऑर्डिनरी प्रैक्टिस होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो आपको प्रोवाइडर देता ही है, सप्लायर देता ही है, जो कि इंडस्ट्री में नेचुरली फॉलो होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मोस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड, तो पैकेज में जो है आपको मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि होटल एकोमोडेशन के साथ जो है वो आपको क्या बोलते हैं उसको, जो होटल का जो बेसिक सर्विसेज होता है मान लीजिए वो आपको दिया ही जाता है, टीवी वगैरह सब तो नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। इफ़ मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन द इंडस्ट्री प्रोवाइड ए पैकेज ऑफ सर्विस देन इट कैन बी कंसिडर्ड नेचुरली बंडल्ड। जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट में फूड दे देना, ठीक है, ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में वो चीज़ करते हैं, ठीक है। या फिर नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज बंडल्ड ऑफ सर्विस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब आपका जैसे कि मान लीजिए कि बाइक वगैरह आप खरीदते हो तो आपको स्टार्टिंग तक घर मतलब टूल किट्स वगैरह उसमें कुछ कुछ देता ही है, ठीक है, तो वो मतलब आपका मोस्टली जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन सर्विस एंड अदर एंसिलरी सर्विस, देन इट बिकम बंडल्ड सर्विस, ठीक है, साथ में दिया जाता है तो आपको वो बंडल्ड सर्विस कहलाएगा, ठीक है। होटल में आपको लॉन्ड्री सर्विस देना, ठीक है, अगर कोई पर्सन स्टे करता है तो 5 स्टार होटल में देते ही हैं। अदर इंडिकेटर ऑफ बंडल सर्विस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है लेकिन सिंगल प्राइस फॉर पैकेज इवन इफ कस्टमर ऑप्ट फॉर लेस, एक सिंगल प्राइस दिया जाता है, भले आप ऑप्शन लोगे या नहीं लोगे तो वो भी नेचुरली बंडल्ड ही कहलाएगा। कंपोनेंट्स आर नॉर्मली एडवर्टाइज्ड एज पैकेज, नॉर्मली जो है कंपोनेंट्स एडवर्टाइज एज पैकेज, डिफरेंट कंपोनेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, ठीक है। तो ये सारा जो है एक बार आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर हमारा डिस्कशन करने का मुख्य मुद्दा है मिक्स्ड सप्लाई। अब मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है, यही अंतर होता है कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट भी जो है वो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ तक कहानी में वहाँ पर हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक प्लांट नेसेसरी जो होता है वो कटा हुआ फूल भी बेचता है, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बेचता है
और उसके बाद गार्डनिंग सर्विस भी देता है। ये तीनों अलग अलग प्रकार की, तीनों इंडिविजुअली भी प्रोवाइड करता है। आप इंडिविजुअली अगर इसका देखोगे जीएसटी रेट का रेट 5% और इसका 18%। लेकिन आपने क्या किया, इसको बोला कि एज ए पैकेज हमको ये तीनों आप दे दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी हाईएस्ट रेट रहेगा वो वाला रेट आपको एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आप खरीदते हो, उसके साथ आपको बकेट फ्री में मिलता है, ठीक है, बकेट मिलता है। अब आप क्या बोलोगे कि क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? डिटर्जेंट खरीदते हो, आपको बकेट फ्री में मिला, बकेट का रेट अलग, डिटर्जेंट का रेट अलग। तो आपने डिटर्जेंट जो खरीदा है, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है मान लीजिए, तो आपका जो बकेट्स जो है वो आपका फ्री बकेट्स का जो है ओवरऑल पर आपको ये डिटर्जेंट का रेट लगेगा, इसको मेन सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट रेट इसका है। यहाँ पर ये बात जो है वो देख लिया आपने। फिर दिवाली गिफ्ट की जहाँ तक बात करते हैं, इसमें कैंड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फूड, उसके बाद एरिएटेड ड्रिंक और फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें हैं। जिसका हाईएस्ट जीएसटी रेट है वो जीएसटी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नेचुरली बंडल नहीं होता, आप ज़बरदस्ती एक पैकेज बना रहे हो, ऐसी चीज़ों का जो है क्या बोलते हैं, जो कि अपने आप में रिलेवेंस नहीं रखती है, नॉर्मल पैरेलेंस में इंडस्ट्री में नहीं दी जाती है, तो इसको बोला गया मिक्स्ड सप्लाई। इसको कंपोजिट नहीं बोल के बोला आपने मिक्स कर दिया, ज़बरदस्ती का मिक्स सप्लाई कंप्राइज 2 और मोर सप्लाईज, 2 या 2 से अधिक सप्लाई, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पार्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट। उस पार्टिकुलर सप्लाई जो हाईएस्ट टैक्स रेट लेता है उसका ये आपको रेट लगेगा। मिक्स सप्लाई मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज मेड टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस। यहाँ पर भी जरूरी है सिंगल प्राइस होना। ओवरऑल आपने पैकेज बनवाया है, ठीक है, कस्टमाइज पैकेज बनवाया है। ईच ऑफ दिस आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर। ये सब के सब आपस में इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, ठीक है। मतलब अलग अलग भी ऐसे क्लियर है कि कंजंक्शन विच ईच अदर बाई टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है जस्ट एक बार आप रीड कर लेना। तो एवं प्रकार से आपने देखा कि ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में जो है वो डिफरेंस होता है। बहुत सारी बातें हैं कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला गया कि आपका मेन आइटम जो होता है वो प्रिंसिपल, कंपोजिट सप्लाई बोलता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का मेन आइटम है, उसी का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। मिक्स सप्लाई में बोला हाईएस्ट टैक्स रेट वाला जो है वो आपको लगेगा। फिर बोला गया कि आप कैसे डिफाइन करोगे कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई है। तो यहाँ पर बोला गया कि एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको दोनों एक ही चीज़ लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रिंसिपल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई में वन आइटम और सर्विसेज क्लियरली प्रिंसिपल सप्लाई होता है, मेन सप्लाई होता है। मिक्स सप्लाई में सब के सब सप्लाई एक प्रिंसिपली होते हैं सब, क्योंकि इंडिविजुअली सेल आउट किया जाता है, आप उतना क्लासीफाई नहीं कर पाते हो। और उसके बाद इंडिविजुअली अवेलेबल सप्लाईज, कंपोजिट सप्लाई में जो होता है वो इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब एब्सर्ड लगता है, होता भी है, हो सकता है कि आप बाइक खरीदने के लिए जाओ और टूल किट अलग से खरीदने के लिए बोले आपको, ठीक है, हेलमेट अलग से खरीदने के लिए बोले आपको, तो ये जो है आपका होता भी है ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला जो अमेंडमेंट्स है वो हमने पहले ही देख रखा है, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर वेरियस इशू गुड सेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस या कंसाइनमेंट बेसिस पर जो है आउटसाइड इंडिया सेल किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसमें ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि सीबीआईसी ने इसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफाई किया कि ये आपका जो है भारत के बाहर आप भेज रहे हो एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट बेसिस पर, यहाँ पर कंसिडरेशन है ही नहीं। और जब कंसिडरेशन नहीं है तो इसको सप्लाई ही नहीं बोला गया सेक्शन 7 के हिसाब से ना, शेड्यूल 1 का हिसाब से ये जो 4 लिस्ट है, 4 चीज़ें हैं, उसका डीम्ड सप्लाई माना गया, ठीक है। और इसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार ध्यान में रखनी है। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग इन स्पेसिफिक गुड्स शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ सच गुड्स एज फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर टू द सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो आप भेजते हो बाहर उसका एनेक्सर रखना पड़ेगा, डिलीवरी चालान रूल नंबर 55 का होना रखना पड़ेगा, ठीक है। एनेक्सर जो है वो आगे ये सर्कुलर मिलेगा, उसमें एनेक्सर जो है वो आपको मिलेगा। उसके जो कभी भी आपको मैंने बताया था पहले ही कि कभी भी आप जो है बिना टैक्स पे किए हुए रिमूव करते हो गुड्स को, तो रूल 55 का डिलीवरी चालान जो है साथ में होना चाहिए। फिर बोला गया कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई ही नहीं है तो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरने का सवाल ही नहीं उठता है,
ठीक है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई जब आप करते हो यानी कि एक्सपोर्ट या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करते हो बिना आईजीएसटी पेमेंट करते हुए, तो बॉन्ड या एलयूटी आपको भरना पड़ता है, वो भरने की सवाल ही नहीं आती है। फिर आपका सेक्शन 31 का क्लॉज नंबर 7 बोलता है कि 6 महीनों के अंदर में अगर वापस नहीं आया गुड्स को, आपने रूल 55 के डिलीवरी चलाने के साथ जो है वो बाहर मान लीजिए भेज दिया है, 6 महीनों के अंदर में इसको रिटर्न आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 6 मंथ का जो लास्ट डे होगा ना, उस लास्ट डे को आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर आपको जो आपका बेनिफिट होता है ये आपका क्या बोलते हैं ज़ीरो रेटेड सप्लाई होने का, कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाता है अनयूटिलाइज, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो सेल हो गया, आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा था, ठीक है, सप्लाई आउट ऑफ इंडिया भेजा था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर और 6 महीने के अंदर अंदर में एक्चुअली में वहाँ पर जो है वो जो एग्जीबिशन में दिखाया गया वहाँ पर कुछ सेल हो गया, तो जो पार्ट सेल हो गया उस पार्ट में जैसे ही जिस दिन सेल होता है उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करने का क्राइटेरिया हो जाता है, और जितना बिक गया है वो पार्ट पर आपको ज़ीरो रेटेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में उतने प्रोपोर्शन पे जो जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई का जो आईटीसी होता है इनवर्ट सप्लाई का, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आईजीएसटी जो लगा है वो रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन आईटीसी आपका रिफ़ंड हो जाएगा। एक बार इसको रीड कर लेना, मैंने पहले भी बताया है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर 2 जीएसटी का जड़ है, मतलब जीएसटी का बेस है। ये चैप्टर 2 मजबूत हो गया, यानी कि जीएसटी में इंटरेस्ट जो है वो आ गया, क्योंकि बेसिक बातें जो है यहीं पर बताई गई है मुख्य तौर पे। अब हमारा जीएसटी का नॉलेज जो है वो डेप्थ होने वाला है धीरे धीरे करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आ गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8447689442 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर को मैं भी चेक करता हूँ अक्सर, ठीक है, तो आपका मैसेज मेरे तक डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाएगा 8447689442 पर।